प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 4 के दूसरे पार्ट मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे पार्ट पे स्वयं प्रेरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि हमारा केडी क्लासेस का परिवार 1K सब्सक्राइबर का हो गया। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इसी तरह आप मुझे मेरे परिवार से जुड़े रहेंगे और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि मैं इसी तरह आपको आसान भाषा में भौतिकी से कंसर्न क्लास 10th 11th 12th की वीडियोस उपलब्ध कराता रहूंगा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। स्वप्रेरण। स्वप्रेरण होता है, देखिए मेरे पास एक कुंडली है। इस कुंडली को मैंने एक बैटरी से जोड़ रखा है, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक से। ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है और ये बैटरी। इसी की दूसरी फिगर देखते हैं। इसी का बैटरी है, कुंजी है और धारा है। ये कुंजी, धारा नियंत्रक। यहां पर फिगर ए में हम मुख्य धारा का मान बढ़ा रहे हैं। मुख्य धारा का मान क्या, आई का मान क्या रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो हमें ये पता है फैराडे के नियम से कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेंगी। तो इसके द्वारा लेंज के नियम से जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो इसका विरोध करेगी। कैसे विरोध करेगी प्रेरित धारा, इसके विपरीत बहकर। प्रेरित धारा क्या करेगी, इसके विपरीत बहकर इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। अब फिगर बी में मैं क्या कर रहा हूं, फिगर बी में मैं आई का मान क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। जब मैं आई का मान घटाऊंगा तो क्या होगा, मुख्य धारा का मान घटाऊंगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो लेंज का नियम क्या कहेगा कि प्रेरित धारा उस दिशा में बहेगी कि वो उसका विरोध करे। अब धारा घट रही है तो वो धारा घटने का विरोध करेगा, तो प्रेरित धारा कैसे बहने लगेगी, किसकी दिशा में, मुख्य धारा की दिशा में बहने लगेगी। यहां मुख्य धारा को बढ़ा रहे थे तो प्रेरित धारा विपरीत बह रही थी, यहां मुख्य धारा को घटा रहे हैं तो प्रेरित धारा उसी दिशा में बह रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों स्थितियों में विरोध कर रही है। जब मुख्य धारा बढ़ रही है तब भी विरोध कर रही है और जब मुख्य धारा घट रही है तब भी विरोध कर रही है। मुख्य धारा बढ़ने पे विपरीत दिशा में जा रही है और मुख्य धारा घटने पे उसी दिशा में बह रही है जिससे मुख्य धारा कम ना हो। तो इस गुण को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। और इसे सबसे बड़ी बात कहते हैं विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं। विद्युत का जड़त्व, जिस तरह जड़त्व आपने पढ़ा था ना, जड़त्व एक ऐसा गुण है जो जिस कारण वस्तु अपनी किसमें, ओरिजिनल स्टेट, वास्तविक अवस्था में रहना चाहती है। पढ़ा है ना 11th में। तो यहां पे भी मुख्य धारा अगर घट बढ़ रही है तो उसका विरोध हो रहा है। तो इसलिए स्वप्रेरण को भी क्या कहते हैं, विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब हम करते हैं स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, हम यही वाला चित्र यूज कर लेंगे। हमारा टॉपिक है स्वप्रेरण गुणांक। गुणांक, ये प्रेरित धारा है, विपरीत दिशा। इस कुंडली में आई धारा बह रही है तो एक कुंडली की एक फेरे से, एक फेरे की चुंबकीय फ्लक्स कितनी है, 5। एक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स कितनी है, 5। ठीक है, और इसमें कितने फेरे हैं, n फेरे हैं। तो पूरी कुंडली का जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसे क्या कहेंगे, बद्ध चुंबकीय
फ्लक्स। जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो किसके अनुक्रमानुपात में होगा? मुख्य धारा। मुख्य धारा बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगा, मुख्य धारा घटेगी, ये भी घटेगा। तो एन फाई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, एल आ गया। एल को क्या कहते हैं? स्व प्रेरण गुणांक। इसका मात्रक क्या है? हेनरी। क्या मात्रक है इसका? मात्रक हेनरी। तो एल को हम क्या लिख सकते हैं? एन फाई अपॉन आई भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? E इज इक्वल टू माइनस एल, सॉरी, E इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसे अंदर ले लें, डेल्टा माइनस साइन भाग एन फाई अपॉन डेल्टा टी। समीकरण 1 से देखते हैं इसका मान कितना है? एल आई। समीकरण 1 से देखो, एन फाई एल आई के बराबर है, तो यहां एन फाई की जगह क्या रख दिया? एल आई अपॉन डेल्टा टी। तो ई क्या हो गया? माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ई का मान कितना हमारे पास? माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। एल कितना हो गया? माइनस ई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यदि क्या हो जाए? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाए? 1 एम्पियर प्रति सेकंड। ठीक, तो एल किसके बराबर हो जाएगा? ई के। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा बह रही है तो उसमें उत्पन्न स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब 1 हेनरी की परिभाषा, 1 हेनरी की परिभाषा, इसका मात्रक हेनरी है ना, इसकी परिभाषा कितनी होगी? 1 हेनरी की परिभाषा में हम क्या करेंगे? ई कितना है? 1 वोल्ट। एल कितना है? सॉरी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी कितना है? 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। तो एल कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 हेनरी। यदि किसी कुंडली में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने के कारण 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा? 1 हेनरी। रटना नहीं। यदि उसी कुंडली में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बह रही है जिसके कारण कुंडली के सिरों पर 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा? 1 हेनरी होगा। ठीक सर। अब स्वप्रेरण गुणांक की गणना करेंगे किसके लिए? हम धारावाही परिनालिका के लिए, समतल कुंडली के लिए। तो इसे करने से पहले मैं कुछ उदाहरण देता हूं। आपने प्रतिरोध बॉक्स का सुना होगा। प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स भी कहते हैं इसे। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? प्रतिरोध बॉक्स में बेटा, प्रतिरोध बॉक्स में हम जो तार लपेटे जाते हैं वो दोहरे लपेटे जाते हैं। ऐसे 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 लपेटे जाते हैं। क्यों लपेटे जाते हैं? प्रतिरोध बॉक्स के भीतर जो तार है, इससे धारा आई आ रही है, धारा आई आ रही, धारा आई वापिस जा रही है। अब इसका अंदाज भी देखना जरा समझने के लिए। ये धारा आई आ रही है और ये धारा आई जा रही है, तो इसके कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो इसके विपरीत होगी। इसके कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो क्या होगी?
इसके विपरीत होगी। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये दोनों धाराएं एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। जब ये दोनों धाराएं एक दूसरे को निरस्त कर देंगी तो प्रेरित धारा का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और हमारे परिपथ में धारा घटे या बढ़े, प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ही प्रतिरोध बॉक्स की बात। दूसरा हम व्हीट स्टोन सेतु की बात करते हैं। व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता था, 4 प्रतिरोधों को समांतर भुजाओं की 4 क्रम की भुजाओं में रखा गया था। एक विकर्ण में धारामापी था, यहां पे कुंजी लगा रखी थी K1। दूसरे विकर्ण में सेल था और दूसरी कुंजी लगा रखी थी। ये P Q R S में धारा आई है। देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले कुंजी K को दबाएंगे। कुंजी K को पहले, उसके कुछ समय पश्चात, कुछ सेकंड बाद K1 को दबाएंगे। पहले K पहले दबाएंगे, फिर K1 को दबाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम पहले इस कुंजी को दबा दें और बाद में इस कुंजी को दबाएं तो क्या प्रभाव होगा? पहले हमने इस कुंजी को दबा दिया, ठीक है सर, फिर इस कुंजी को दबाया, धारा इस कुंजी को दबाने के बाद बहेगी। जो धारा सेल से प्रवाहित होगी वो धीरे 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 बढ़ेगी। जब वो धीरे धीरे बढ़ेगी तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा जब उत्पन्न होगी तो ये धारामापी जो है अगर संतुलन की अवस्था में भी होगा तब भी वो हिलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके हिलता रहेगा। मतलब बिल्कुल नल पॉइंट 0 पे स्टेबल नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, जबकि वही उसका क्या होगा, शून्य विक्षेप होगा बिंदु, लेकिन तब भी वो 0 पे स्थिर नहीं होगा। यदि हम पहले कुंजी K को दबाएंगे, उसके कुछ समय बाद कुंजी K1 को दबाएंगे, तो जब कुंजी K को दबाएंगे धारा धीरे 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 बढ़ेगी। अभी धारामापी में तो धारा जा नहीं रही है। जब धारा अपनी स्थायी मान को ले लेगी तो स्थायी मान को लेने के बाद क्या होगा, इसमें धारामापी में स्थायी मान जब ले लेगी तो धारामापी में क्या होगा, जो कुंजी को दबाएंगे तो उसमें कोई प्रेरित धारा नहीं होगी। जब स्थायी धारा बहने लगेगी कोई प्रेरित धारा नहीं बहेगी। जब कोई भी प्रेरित धारा नहीं बहेगी तो इसमें क्या होगा आपका, तो आपको शून्य विक्षेप स्थिति एग्जैक्ट मिलेगी। और शून्य विक्षेप स्थिति में क्या होगा, जो धारामापी की सुई जो होगी इधर उधर नहीं डोलेगी। तो आप पहले इस प्रयोग को करते हुए पहले क्या करेंगे, पहले कुंजी की को दबाएंगे, कुंजी K को दबाएंगे, फिर कुंजी कुछ समय पश्चात कुंजी K1 को दबाएंगे, जिससे स्वयं प्रेरण का इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक प्रयोग तो हमारे साथ डेली होता है। रात में हम जब स्विच ऑफ करने जाते हैं, लाइट जल रही है, पंखा जल रहा है, एकदम से स्विच ऑफ करने जाते हैं, जब स्विच ऑफ करते हैं तो एकदम से धारा का मान तेजी से घटता है। अब धारा का मान तेजी से घटता है तो प्रेरित विद्युत भार बल उत्पन्न होता है। वो इतना उत्पन्न होता है कि स्विच के सिरों के बीच में जो वायु होती है उसको आयनित कर देता है, इंसुलेशन ब्रेक कर देता है। तो आपको स्पार्क दिखाई देती है। उसमें क्या दिखाई देती है, स्पार्क दिखाई देती है। वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण ही होती है स्पार्क। ठीक है, अब हम आते हैं, हम अपने किसका लेंगे, हम लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। क्या होता है लंबी परिनालिका? हमारा
लंबी परिनालिका कैसे बनाते हैं, ये देखो, तारों को पास पास लपेटकर एक लंबी धारावाही परिनालिका बनाई जाती है। इसमें आई धारा बह रही है, इसकी लंबाई कितनी है, एल। इसमें फेरों की संख्या कितनी है, एन। फेरों की संख्या कितनी है, तो परिनालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमारे पास एक लंबी धारावाही परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या एन है, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये लंबी धारावाही परिनालिका कौन कहलाती है, जब उसकी लंबाई, जब तार का व्यास जो होता है परिनालिका की लंबाई की तुलना में नगण्य होता है। और हमें यह भी पता है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इधर उधर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम उत्पन्न होता है, उसे नगण्य मानते हैं। तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अधिकतम होता है। और जब धारा बहेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो स्वप्रेरण होगा। तो उसके परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा उसकी गणना कर रहे हैं। जो स्वप्रेरण गुणांक है उसे स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन L। ठीक सर। अब स्वप्रेरण गुणांक कितना हो जाएगा, स्वप्रेरण गुणांक जिसे स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। L का मान क्या होता है, N फाई अपॉन I। क्या हो जाएगा ये L, N फाई का मान क्या होगा, BA अपॉन I। N B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट NI अपॉन L इंटू A अपॉन I। तो L का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। ये आपकी परिनालिका का, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक आ जाएगा। इसमें आप जो संख्यात्मक प्रश्न आएगा तो फेरों की संख्या दे रखी होगी, क्षेत्रफल दे रखा होगा और लंबाई दे रखी होगी, तो इस पे आप इसकी गणना आसानी से कर। अब हम आते हैं समतल कुंडी का स्वप्रेरकत्व, प्लेन कॉइल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन कॉइल। प्लेन कॉइल होती क्या, देखो, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ये हमारे पास एक समतल कुंडली है, इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है, A मान लो। इसमें फेरों की संख्या कितनी है, N। फेरों की संख्या कितनी है, N। अब जब फेरों की संख्या N है तो O बिंदु पर कुंडली के द्वारा O बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2A। ये वृत्ताकार कुंडली होगी एक तरह से, तो उसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, म्यू नॉट NI अपॉन 2A। तो इसका स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा, जब इसमें धारा बहेगी, धारा बहने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फिर धारा, मुख्य धारा को बढ़ाओगे तो फिर धारा विपरीत दिशा में बहेगी, तो स्वप्रेरण गुणांक आएगा। तो स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा इसका, स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू N फाई अपॉन I। L का मान कितना हो जाएगा, N, फाई का मान कितना हो गया,
बी ए अपॉन आई। तो एल का मान कितना हो गया, एन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a इंटू ए डिवाइडेड बाय आई। तो एल इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2a। इससे हम क्या गणना कर लेंगे, हम किसकी गणना करेंगे, स्वयं प्रेरण गुणांक की। किसके लिए, समतल कुंडली। तो इस तरह हमने लंबी धारावाही परिनालिका के लिए गणना करी, हमने किसके लिए गणना करी, हमने समतल कुंडली के लिए गणना करी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, उसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण? अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण होता है, अन्योन्य प्रेरण इसमें क्या करते हैं, हम दो कुंडली लेते हैं। एक कुंडली है, इस कुंडली को किससे जोड़ते हैं, बैटरी से, कुंजी से और धारा नियंत्रक से। इसके पास दूसरी कुंडली रखते हैं, इस कुंडली में केवल धारा मापी को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, केवल धारा मापी को। ये प्राथमिक कुंडली P कहलाती है और ये द्वितीय कुंडली S कहलाती है। दो कुंडलियां हैं। इसमें जो फिगर A हमारी है, इसमें मुख्य धारा, मुख्य धारा I1 का मान बढ़ाने पर, बढ़ाते हुए, देखो दो कुंडली रखी हुई है, एक कुंडली में बैटरी है, कुंजी है, धारा नियंत्रक है, दूसरे में धारा मापी है और कुंडली। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये सिरा कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, और ये सिरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और मुख्य धारा को बढ़ा रहे हैं, और मुख्य धारा बढ़ेगी तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस कुंडली में से पास होंगी, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब जब चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी तो ये ध्रुव किसकी तरफ, ये वाला, इस कुंडली का ये वाला जो सिरा है, ये उत्तरी ध्रुव की तरह काम करने लगेगा। ये कब तक रहेगा, जब तक चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हैं, बढ़ रही है, वो नियत नहीं हुई, बढ़ रही है। तो यहां धारा कैसे बहेगी, और धारा मापी क्या देगा, विक्षेप देगा। इसी चीज को हम कैसे करेंगे, जैसे हम एक कुंडली ले रहे हैं, ये वाली कुंडली हमारी है, छोटी डायग्राम बना रहे हैं, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, और ये दूसरी कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली। अब मुख्य धारा का मान हम घटा रहे हैं, और मुख्य धारा का मान क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जब हम मुख्य धारा का मान घटाएंगे तो क्या होगा, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, चुंबकीय बल रेखाएं अब कम होगी, और कम होगी तो लेंज का नियम है, वो उसका विरोध करेगा। जो विरोध करेगा तो प्रेरित धारा कैसे बहेगी, ये वाला ध्रुव कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, और धारा मापी क्या देगा आपको, डिफ्लेक्शन देगा, मतलब विक्षेप देगा। जब हमने मुख्य धारा को बढ़ाया, मुख्य धारा को बढ़ाने से चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से यहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय बल रेखाओं के बढ़ने की संख्या का क्या करेगा, विरोध करेगा। जब विरोध करेगा तो ये ध्रुव कैसा हो जाएगा, ये सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा, और धारा इसमें क्या कैसे बहेगी, धारा मापी क्या देगा, विक्षेप देगा। यहां पे क्या करेगा, दूसरी डायग्राम में आप क्या कर रहे हो, मुख्य धारा का मान क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। जब मुख्य धारा का मान घट रहा है तो उसमें क्या होगा, जब मुख्य धारा घटेगी तो क्या हो जाएगा, इसमें मुख्य धारा के घटने से क्या होगा, यहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा लेंज के नियम से, ये विरोध करेगा, तो यहां उत्तरी ध्रुव था, यहां दक्षिणी ध्रुव हो गया,
दक्षिण ध्रुव इस धारा के घटने का विरोध करेगा और धारा बहेगी और धारामापी क्या कहेगा, विक्षेप देगा। ये धारा क्षणिक धारा होगी। ये तब तक द्वितीय कुंडली में धारा बहेगी जब तक प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन हो रहा है। और धारा नियत बहेगी प्राथमिक कुंडली में, तो द्वितीय कुंडली में कोई भी धारा नहीं बहेगी, ना धारामापी कोई विक्षेप देगा। इस घटना में जिसमें एक कुंडली में धारा के मान को घटा बढ़ाकर दूसरी कुंडली जिसमें केवल धारामापी जुड़ा हुआ है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न करना या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना की घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है, देखते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक डायग्राम ये वाली ले लेंगे हम। देखो द्वितीय कुंडली में, हम जब द्वितीय कुंडली की बात कर रहे हैं, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N2, और चुंबकीय फ्लक्स कितनी है, एक कुंडली में, एक कुंडली के एक फेरे में, एक फेरे की चुंबकीय फ्लक्स कितनी है, Φ2 तुम सेकेंडरी कुंडली को 2 से विभाजन करो तो N2 Φ2 क्या हो जाएगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। N2 Φ2 क्या हो जाएगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो किस पे निर्भर करेगा, मुख्य धारा पर, प्राथमिक कुंडली की मुख्य धारा पर। तो जब N2 Φ2 किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे MI1, M को क्या कहेंगे, M क्या कहलाएगा, यहां पे M कहलाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या कहलाएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा हेनरी, हेनरी ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो M कितना हो गया, एक सूत्र M का क्या आ गया, N2 Φ2 अपॉन I1, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण, ये पहली समीकरण इसे मानेंगे और इसे दूसरी समीकरण। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, E2 माइनस N2 डेल्टा Φ2 अपॉन डेल्टा T। इसे बराबर कर दे N2 Φ2 अपॉन डेल्टा T। तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा MI1 डेल्टा T। समीकरण 1 से देखो N2 Φ2 का मान कितना है, MI1, यहां पे पुट कर दे, M एक नियतांक है, बाहर आ गया M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। M को कैसे लिखेंगे, माइनस E2 डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T, ये सूत्र आ जाएगा। यदि किसी परिपथ में प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो M का मान किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से हो रही है तो द्वितीय कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तो इनका अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और 1 हेनरी की परिभाषा कैसे करेंगे, इसमें 1 हेनरी अगर डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T कितना हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, और E2 कितना हो, 1 वोल्ट। M किसके बराबर हो जाएगा, 1 हेनरी। M किसके बराबर हो जाएगा, 1 हेनरी। कैसे, अगर प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों कुंडलियों का क्या होगा, 1 हेनरी होगा। क्या होगा, 1 हेनरी होगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दो समाक्ष, समाक्ष मतलब कोएक्सियल, सबकी एक, दोनों एक एक्सिस पे लाइज कर रही है।
परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण। परिनालिका हमने पढ़ी है ना, ये किसकी तरह काम करती है? विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है। तो क्या है मेरे पास? दो समाक्ष धारावाही परिनालिकाओं के बीच उत्पन्न अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व। डायग्राम देखें इसकी। ये एक लंबी धारावाही परिनालिका है। कैसी धारावाही परिनालिका है? एक लंबी धारावाही परिनालिका है। इसमें कितनी धारा बह रही है? I1। इसकी लंबाई कितनी है? L1। इसके समक्ष एक दूसरी कुंडली है जिसकी अक्ष इसी पे, दोनों की अक्ष एक ही उस पे है। ये डॉटेड वाली जो है, जो डॉटेड है, जो डॉटेड से हम डिनोट कर रहे हैं, ये सेकेंडरी है, द्वितीयक प्रणालिका है। और ये वाली कौन सी है? प्राथमिक प्रणाली। तो परिनालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा B1 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N2 है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना हो जाएगा? प्रेरण गुणांक M इज इक्वल टू N2 अपॉन I1, N2 B, इसे B से पढ़े, BA अपॉन I1। तो कितना हो जाएगा ये? N2 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1 A अपॉन I1। M का मान कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L1। ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक। मतलब हम धारा किसमें प्रवाहित कर रहे हैं? प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने से क्या हो रहा है? द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही है उनके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न। इस कारण दोनों में क्या हो रही है? धारा जो बह रही है उसमें प्रेरित धारा है, इसमें मुख्य धारा है। उन धाराओं के कारण क्या हो रहा है? अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न हो रहा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक, पहले हमने परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना करी। Y2 क्या हो जाएगा? B है। A वो क्षेत्रफल है जिससे चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है? पास हो रही है। तो वैल्यू पुट करी, म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। अब दूसरी क्या करेंगे? दो समतल कुंडलियों के बीच, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, प्रेरण गुणांक और प्रेरकत्व एक ही चीज को डिनोट करते हैं। ठीक है? क्या टॉपिक है हमारा? दो समतल, दो समतल धारावाही, दो समतल कुंडलियों के बीच, कुंडलियों के बीच उत्पन्न अन्योन्य प्रेरण गुणांक। दो समतल कुंडली है, तो दो समतल कुंडलियों में क्या होगा? देखो बेटा एक मिनट, एक कुंडली ये हुई जिसकी त्रिज्या A1 है, एक कुंडली हुई
जिसमें I1 धारा बह रही है और इसकी त्रिज्या कितनी है, A1, O केंद्र है। इसी O को केंद्र मानकर दूसरी कुंडली है जिसकी त्रिज्या क्या है, A2 है। ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N1, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है बेटे, N2। तो केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, B म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2A1। देखिए जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मुख्य धारा है, दूसरी जो कुंडली है जिसे द्वितीय कुंडली कह रहे हैं, ये दोनों के केंद्र O है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन होगा तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा बहेगी। तो इस समय जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसे प्रेरकत्व भी कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व। M इज इक्वल टू हमारे पास सूत्र क्या होता है, N2 phi2 अपॉन I1, N2 BA अपॉन I1। तो M कितना हो जाएगा, N2 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2A1 डिवाइडेड बाय I1 इंटू A। तो M का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन 2A। अब A का मान पाई A2 स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो इस तरह हम किसकी गणना कर सकते हैं, दो समतल कुंडलियों के बीच उत्पन्न अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कर सकते हैं। एक टॉपिक आता है उसे कहते हैं भंवर धाराएं। अगर हम धातु के एक मोटे पीस को, धातु के मोटे पीस को शक्तिशाली परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं या धातु के पीस पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाएं, तो धातु के भीतर इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेरित धारा, मतलब इतनी शक्तिशाली प्रेरित धारा उत्पन्न होती है कि वो धातु के टुकड़े को रक्तप्त मतलब रेड हॉट कर देती है। ये शक्तिशाली प्रेरित धाराएं भंवर धाराएं कहलाती है। क्या कहलाती है, भंवर धाराएं कहलाती है। तो भंवर धाराएं हम कैसे समझेंगे, इन भंवर धाराएं को कहां पे स्ट्रॉन्ग होती है, कैसे उत्पन्न होती है, फिर समझिए। एक धातु के टुकड़ा, ये धातु का टुकड़ा है, बड़ा चौड़ा टुकड़ा है, ये धातु का टुकड़ा है, चौड़ा टुकड़ा है। इसको यहां पे पूरे में चुंबकीय क्षेत्र है असमान, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र असमान, उसको टुकड़े को घुमा रहा या टुकड़े को स्थिर रख के उस पर परिवर्ती शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा। इस कारण इस टुकड़े के भीतर इतनी शक्तिशाली प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी कि इस टुकड़े को क्या कर देंगी, रक्तप्त कर देंगी, रेड हॉट कर देंगे। ये जो धाराएं उत्पन्न होंगी उन्हें क्या कहेंगे, भंवर धाराएं कहते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास ये चुंबक के दो ध्रुव हैं, इसके बीच में हम एक धातु की प्लेट, कॉपर या एल्यूमिनियम की, इसको ये ध्रुव है, जैसे ये दो ध्रुव हैं, इसके बीच में धातु की प्लेट को ऐसे चक्कर लगवा रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये ऑसिलेट कर रहा है मतलब दोलनी गति करने लग रहा है इधर उधर माध्य स्थिति के, तो आप ये देखेंगे इस टुकड़े में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसमें भंवर धाराएं कैसी उत्पन्न हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग उत्पन्न हो रही है। और इसका जो गति है धीरे धीरे कम हो जाएगी और रुक जाएगा, डैम्प। इसी की जगह उस धातु के टुकड़े को हम अगर ऐसे काट देते हैं, इसे स्लोटेड कहते हैं, कटा हुआ, और वो दो ध्रुवों के बीच में ऑसिलेट कराते हैं, तो जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है ना, वो इंडिविजुअल पार्ट में उत्पन्न होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। बीच में एयर आ जाती है, इनके बीच में क्या आ जाती है, वायु आ जाती है। तो ये टुकड़ा जो कटा हुआ टुकड़ा है, ये बहुत देर तक क्या करता है, दोलन करता है। तो इसी चीज को मतलब
आप भंवर धाराएं, इसमें जो पूरा सॉलिड पीस होता है, पूरा एक टुकड़ा होता है, उसमें भंवर धाराएं कैसे उत्पन्न होती है, शक्तिशाली उत्पन्न होती है। उसे काट दिया तो भंवर धाराएं कैसे उत्पन्न होती है, क्षीण भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। तो ये भंवर धाराएं हमने समझी। भंवर धाराएं को कैसे कम करते हैं, कैसे हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए अगर हम धातु का पूरा पूरा टुकड़ा लेंगे तो उसमें भंवर धाराएं कैसी उत्पन्न होंगी, ऐसे उत्पन्न होंगी। ठीक है। ये अगर हम लैमिनेटेड आयरन कोर लेंगे, मतलब आपने एक पतली किसके ली, आयताकार पतली धातु, मतलब किसका, लोहे का टुकड़ा लिया, फिर उसके ऊपर वार्निश लगा के दूसरा टुकड़ा रख दिया, फिर वार्निश लगा के तीसरा टुकड़ा रख दिया। वार्निश किसका काम करता है, कुचालक का काम करता है। ये टुकड़े एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। जब इसमें मुख्य धारा बहेगी तो जो भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, इस टुकड़े में अलग उत्पन्न होगी, इस टुकड़े में अलग उत्पन्न होगी, जुड़ेंगी नहीं। तो ये इसकी जो शक्ति ट्रांसफार्मर की है वो बढ़ जाएगी, और अगर ऐसे यूज करेंगे तो इसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत ज्यादा होगा। भंवर धारा को और कहां यूज करते हैं, प्रेरण भट्टी। अब भट्टी जानते हैं, भट्टी में हम जैसे धातुओं को पिघलाते हैं, तो अगर हम कोयला यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा हमें कोयला चाहिए होगा, हम क्या करते हैं, वहां पे उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण होता है वो लगातार बदलता है, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं बदलेंगी और वो मेटल को क्या कर देती हैं, पिघला देती हैं, धातु को पिघला देती हैं। आपने देखा होगा धारा मापी, इसे कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। क्यों कहते हैं, जैसे ही हम धारा बंद करते हैं एकदम से शून्य पे आ जाता है। इसमें भी कौन सी धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो से क्या बनाती है, डेड बीट बनाती है। अब हम अपने टॉपिक में आते हैं, लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर के, कुंडली में संचित ऊर्जा। कुंडली में संचित ऊर्जा। कुंडली में संचित ऊर्जा। हमारे पास ये कुंडली है, इस कुंडली को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है, यहां पे कुंजी लगा रखी है, यहां धारा नियंत्रक लगा रखा है। धारा को बाहर है, जब धारा बहेगी तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं पास होंगी कुंडली में से, धारा का मान घटा बढ़ा रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। कितना उत्पन्न होगा, E डैश इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। मतलब dt समय का अगर मैं di धारा बहने लग रही है, dt समय धारा में परिवर्तन di हो रहा है, तो E डैश इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी। अगर इस परिपथ में मुझे धारा लगातार I अमाउंट की फ्लो करानी, I धारा, तो मुझे एक बैटरी से लगातार ऊर्जा लेनी पड़ेगी, मतलब एक लगातार नियत विभवांतर अप्लाई करना पड़ेगा। वो विभवांतर क्या होगा, बाह्य विभवांतर क्या होगा, यहाँ पे किसके बराबर होगा, E इज इक्वल टू माइनस ई डैश। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L डी आई बाई डी टी। अगर मुझे dq आवेश प्रवाहित करना है, dq आवेश प्रवाहित करने में, अगर मुझे प्रवाहित करना है तो कार्य कितना करना पड़ेगा, dw E इंटू डी क्यू। ई का मान क्या है, L डी आई बाई डी टी। डी क्यू का मान क्या है, I इंटू डी क्यू। तो dw क्या हो गया, L I डी आई। अब मैंने कुल कार्य कितना करना है, कुल कार्य कितना हो जाएगा शुरुआत से आखिर तक, कि मैं धारा को 0 से कहां तक पहुंचा दूं, I नॉट तक। तो कुल कार्य में कितना होगा, 0 से I नॉट, dw L बाहर ले लूंगा, 0 से I नॉट
आई डी आई। तो कार्य कितना हो गया ये एल, ये आ जाएगा आई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से आई नॉट, एल बाई 2 बाहर आ गया, मैंने आई नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर लिखा, ये कार्य कितना आ गया 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर। ये किसके रूप में संचित रहेगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? वैद्युत ऊर्जा के रूप में। अगर हम धारावाही परिनालिका लेते हैं, किसके लिए? धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका के लिए एल क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अभी हमने ड्राइव किया था स्वप्रेरकत्व में। और बी कितना होता है? म्यू नॉट एन आई नॉट अपॉन एल। तो आई नॉट का मान कितना हो जाएगा? बी एल अपॉन म्यू नॉट। समीकरण ए में, ए से तो यू का मान कितना हो गया? 1/2 एल, एल की जगह म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और बी आई नॉट का मान बी एल अपॉन म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे जब सॉल्व करेंगे? 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो u कितना आ जाएगा? u बटे एल कितना आ जाएगा आपका? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। इसे u ही कहेंगे ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा कितनी आ गई? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, जहां u का मान कितना है? u को कहते हैं ऊर्जा घनत्व, और u का मान क्या हो गया बेटे आपके पास? u ऊर्जा बटे आयतन। तो इस तरह हम कुंडली में संचित ऊर्जा, ये वैद्युत ऊर्जा के रूप में आ गई, ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में आ गई, गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस अध्याय विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करी। और मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरे बेटे मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं आपको अभी भी कहता हूं कि जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, वो आपके दोस्त हैं, उनको भी प्रॉब्लम है, तो उनको शेयर जरूर कीजिए, जो जिससे वो भी इस वीडियो का लॉकडाउन के टाइम में क्या कर सके, फायदा उठा सके। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं भविष्य में इसी प्रकार आपको साधारण भाषा में इन अध्यायों को, बहुत ही के अध्यायों को वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता रहूंगा, जिससे आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी। धन्यवाद।